आज हम बात करेंगे उड़ीसा के कटक शहर की। वहां हाल ही में दुर्गा पूजा विसर्जन के टाइम कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया है। हाँ, उड़ीसा जो कि आमतौर पर काफी शांत माना जाता है, वहाँ इस तरह की हिंसा की खबर चिंता तो पैदा करती है। बिल्कुल। हमारे पास इस पूरी घटना पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था और इसके मतलब मायने क्या हो सकते हैं। जी। अच्छा, पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। हम्म। देखिए, पूर्वी भारत में और खासकर उड़ीसा में दुर्गा पूजा बहुत बड़ा त्योहार है। साल का सबसे बड़ा त्योहार कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये नवरात्रि के जो आखिरी 5 दिन होते हैं ना, षष्ठी से दशमी तक, बहुत जोश और श्रद्धा से मनाते हैं लोग। यहाँ गुजरात जैसा गरबा उतना फोकस में नहीं होता, सही कहा आपने। यहाँ पंडालों पर जोर रहता है। हाँ, पंडाल कमाल के होते हैं। भव्य पंडाल बनते हैं, उनमें मूर्तियां जो सजती हैं, लाइटिंग होती है, मतलब एक अलग ही माहौल होता है। कलाकारी का एक तरह से बेहतरीन आदर्शन होता है वो। सही कहा। अब आते हैं उस घटना पर। ये बात है 5 अक्टूबर की रात की, मतलब 4 और 5 अक्टूबर के बीच की जो रात थी। जी। कटक में दुर्गा माँ की मूर्तियों का विसर्जन होना था, उसके लिए जुलूस निकल रहे थे। हाँ। तो एक जुलूस दरगाह बाजार इलाके से शुरू हुआ और उसे जाना था देवीगढ़ घाट, जो कथाजोड़ी नदी के किनारे है, विसर्जन के लिए। ये तय रूट था उसका। हाँ, तय रूट था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब ये जुलूस देर रात, शायद कोई 1-2 बज रहे होंगे, हाँ, देर रात का ही वक्त था, तब वो हाथी पोखरी नाम के एक इलाके से गुजरा और वहीं पर बात बिगड़ गई। रिपोर्ट ये बताती है कि जुलूस में जो म्यूजिक बज रहा था वो काफी तेज था। बिल्कुल। और यहीं से असल में वो तनाव शुरू हुआ। उस इलाके में जो लोग रहते हैं, मतलब स्थानीय लोग, उन्होंने इस तेज आवाज पर आपत्ति जताई। शायद देर रात का समय था और जाहिर है लोगों को परेशानी हो रही होगी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मतलब आवाज कम क्यों लोगों ने? नहीं, रिपोर्ट तो यही कहती है कि जुलूस में जो लोग थे उन्होंने आवाज कम करने से इनकार कर दिया। और इसके बाद फिर दोनों तरफ से कहासुनी शुरू हो गई, जो फिर बढ़ते बढ़ते तीखी बहस बन गई। और फिर जैसा अक्सर होता है, मामला हाथ से निकल गया। हाथ से निकल गया मतलब क्या हुआ फिर? बहस के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने आसपास की छतों से जुलूस पर बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अरे बाप रे। और पुलिस का ये भी कहना है कि जवाब में नीचे से, मतलब जुलूस की तरफ से भी पत्थर फेंके गए, तो स्थिति काफी बिगड़ गई थी। पत्थरबाजी, इसमें तो फिर नुकसान भी हुआ होगा, काफी लोग घायल भी हुए होंगे। हाँ बिल्कुल। इस पथराव में आसपास की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए। और दुख की बात यह है कि इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। कितने लोग, कुछ अंदाजा? अभी एकदम सटीक संख्या तो नहीं पता चली है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि घायलों में कटक शहर के डीसीपी भी शामिल हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या बात कर रहे हैं, डीसीपी खुद? जी हाँ, उनके अलावा कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, सड़क किनारे जो दुकानें थीं उनमें भी तोड़फोड़ की गई। किसी की मौत की खबर तो अभी तक साफ नहीं है, पर डीसीपी का घायल होना ही बताता है कि मामला कितना गंभीर था। पुलिस अधिकारी का घायल होना तो वाकई बहुत गंभीर बात है। पुलिस ने फिर क्या एक्शन लिया, कैसे काबू किया सिचुएशन को? देखिए, स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। और इस पूरे हंगामे की वजह से विसर्जन का जो कार्यक्रम था, जुलूस था, वो करीब 3 घंटे तक रुका रहा। 3 घंटे? हाँ। बाद में जब मामला थोड़ा शांत हुआ, तब जाकर विसर्जन पूरा हो पाया। और गिरफ्तारियां, क्या किसी को पकड़ा है पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनकी फुटेज देखी है। अच्छा। ड्रोन से भी तस्वीरें ली गई थी। और जो चश्मदीद थे, मतलब जिन्होंने घटना देखी, उनके बयान लिए गए हैं। इन सब के आधार पर पुलिस ने करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 लोग? हाँ, पर फिलहाल उनकी पहचान अभी बताई नहीं गई है। जांच चल रही है, ऐसा कहा गया है। आपने शुरू में कहा कि स्थानीय लोगों और जुलूस के लोगों में बहस हुई। क्या इसमें कोई मतलब कम्युनल एंगल भी है, कोई सांप्रदायिक बात सामने आ रही है? क्योंकि त्योहार का मौका था तो ये सवाल उठता है। देखिए, ये सवाल बहुत अहम है, खासकर जब ऐसा मौका हो। पुलिस के जो शुरुआती बयान आए हैं उनमें ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, मिश्रित समुदाय। मिश्रित समुदाय? हाँ, मतलब कि उस इलाके में जहाँ ये घटना हुई वहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो पुलिस अभी सीधे तौर पर इसे कोई एक तरफा धार्मिक रंग देने से बच रही है। अच्छा। हाँ। उनका कहना है कि जांच चल रही है और वो हर पहलू को देख रहे हैं, तो अभी किसी नतीजे पर पहुंचना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। ठीक है, तो पुलिस की जांच जारी है, लेकिन बाहर से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? कोई संगठन, कोई पॉलिटिकल पार्टी? हाँ, रिएक्शन तो तेजी से आए हैं।
विश्व हिंदू परिषद VHP, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, उन्होंने इस घटना को प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की एक बड़ी नाकामी बताया है। नाकामी? जी, और उन्होंने विरोध जताने के लिए 12 घंटे के कटक बंद का कॉल भी दिया था। बंद का आह्वान? और उनकी मांगे क्या हैं खास तौर पे? VHP की जो मुख्य मांगे हैं वो ये हैं कि कटक के जो DCP हैं और जो जिला कलेक्टर है यानी DM, उनका फौरन तबादला किया जाए। तबादला? हाँ, और साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने विसर्जन जुलूस पर हमला किया उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यानी वो एडमिनिस्ट्रेशन से काफी नाराज हैं। और राजनीतिक दलों का क्या कहना है? उड़ीसा में तो अभी नई सरकार है, BJP की। हाँ बिल्कुल, राज्य में हाल ही में BJP की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। उनकी तरफ से बयान आया है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हिंसा में जो लोग घायल हुए हैं उनका मुफ्त इलाज सरकार करवाएगी। अच्छा, और विपक्ष मतलब बीजू जनता दल BJD, जो पिछली सरकार थी और अब मेन ऑपोजिशन है। हाँ, बीजू जनता दल BJD का कहना है कि ये घटना कुछ असामाजिक तत्वों की करतूत है। असामाजिक तत्व? हाँ, मतलब ऐसे लोग जिनका मकसद शहर का जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जो आपसी भाईचारा है, उसको बिगाड़ना था। तो उनका इशारा एक तरह से ये है कि ये कोई अचानक हुई झड़प शायद न हो, बल्कि माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है। पर ये भी, जैसा मैंने कहा, जांच का ही विषय है अभी तो एक तरफ VHP का प्रेशर है, दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप हैं और सरकार कह रही है कि सख्त एक्शन लेंगे। शहर में अभी माहौल कैसा है? पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं शांति बनाए रखने के लिए? देखिए, स्थिति तनावपूर्ण तो बनी हुई है, इसलिए सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर में एडिशनल पुलिस फोर्स तो लगाई ही गई है। अच्छा। साथ में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं और एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है पूरे इलाके में। धारा 144, ये आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब होता है? धारा 144 एक कानूनी आदेश होता है। इसके तहत किसी भी इलाके में 4 या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक लगा दी जाती है। अच्छा, भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती? हाँ, ये आमतौर पर तब लगाया जाता है जब शांति भंग होने का खतरा महसूस हो रहा हो। इसके अलावा एक और बड़ा कदम उठाया गया है। क्या? अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए शहर में अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट बंद? हाँ, ये तो आजकल बड़ा स्टेप माना जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि प्रशासन स्थिति को लेकर कितना गंभीर है। वो किसी भी तरह की अफवाहबाजी से बचना चाहते हैं। जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं वो खुद सेंसिटिव इलाकों में गश्त कर रहे हैं और अलग अलग समुदायों के जो नेता हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ पीस मीटिंग्स मतलब शांति बैठकें भी की जा रही हैं ताकि माहौल शांत हो सके। ये तो हुई घटना और उसके बाद की कार्रवाई। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये पूरी घटना हमें सिखाती क्या है? इसके बड़े मायने क्या हो सकते हैं? देखिए, ये घटना कई अहम सवाल खड़े करती है। सबसे पहला तो यही कि इतने बड़े त्योहार के मौके पर जब हजारों लोग सड़कों पर होते हैं, उस दौरान इस तरह की हिंसा हो जाना, ये कहीं ना कहीं क्राउड मैनेजमेंट में यानी भीड़ के प्रबंधन में चूक की तरफ इशारा तो करता है। हाँ, सही बात है। और साथ ही ये प्रिवेंटिव पुलिसिंग पर भी सवाल उठाता है। मतलब ऐसी पुलिसिंग जो घटना होने से पहले ही रोक ले और ज्यादा सावधानी बरतने की या पहले से संवाद करने की जरूरत थी। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि ये मिश्रित आबादी वाला इलाका था और मामला एक धार्मिक जुलूस से जुड़ा है, तो इससे समाज में जो आपसी भाईचारा है उस पर भी खतरा मंडराने लगता है ना? निश्चित रूप से। ऐसी घटनाओं से सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। एक पक्ष दूसरे पर आरोप लगाता है, फिर अफवाहें फैलती हैं और माहौल बिगड़ने का डर रहता है। हाँ। इस समय सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने यही है कि स्थिति को बिगड़ने से रोका जाए और शांति जल्दी से जल्दी बहाल की जाए। इसका कोई राजनीतिक असर भी आप देखती हैं? राज्य में नई सरकारें BJP की, उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी शायद? बिल्कुल होगी। किसी भी नई सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना पहली प्राथमिकता होती है और इस तरह की घटना, वो भी इतने बड़े त्योहार पर, यह सरकार के लिए एक सीधी चुनौती है। ऊपर से VHP जैसे संगठनों का दबाव भी है जो प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। तो सरकार पर दोहरा दबाव है, एक तो शांति बहाल करने का और दूसरा निष्पक्ष जांच करके दोषियों को सजा दिलाने का भी। उन्हें ये दिखाना होगा कि वो स्थिति को संभालने में सक्षम है। और एक बात जो मुझे लगातार खटक रही है,
वो है डीसीपी का घायल होना। जब पुलिस के इतने सीनियर अफसर ही सुरक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति में तो आम लोगों के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता तो बढ़ेगी ही। ये बहुत वाजिब चिंता है। जब कानून लागू करने वाले खुद हमले का शिकार हो जाएं, खासकर ऐसे तनाव भरे माहौल में, तो ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर देता है। सही है। इससे पुलिस फोर्स के मनोबल पर भी असर पड़ सकता है और आम जनता का जो भरोसा है सिस्टम पर, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हो सकता है। ये दिखाता है कि शायद ऐसी अचानक होने वाली अप्रत्याशित और हिंसक स्थितियों से निपटने के लिए हमारी तैयारी और हमारी रणनीति में शायद और सुधार की गुंजाइश है। तो कुल मिलाकर देखें तो कटक में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुआ क्या? तेज संगीत को लेकर एक छोटा सा विवाद शुरू हुआ जो बढ़ते बढ़ते हिंसक झड़प बन गया। हाँ। इसमें पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों दुकानों में तोड़फोड़ हुई और कटक के डीसीपी समेत कई लोग घायल हो गए। जी। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट भी बंद किया गया है। हाँ। वीएचपी ने बंद बुलाया है, बीजेडी ने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत कहा है और मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। हाँ, ये सारी घटनाक्रम हमें एक जरूरी सवाल की तरफ ले जाते हैं, और वो सवाल ये है कि हमारे समाज में, खासकर जब हम बड़े धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन करते हैं, तो अपनी मान्यताओं को खुलकर प्रकट करने की जो आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सबके लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल बनाए रखने की जो ज़रूरत है, यानी सार्वजनिक व्यवस्था, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये बड़ा सवाल है। ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, खासकर उन जगहों पर जहां अलग-अलग समुदायों के लोग साथ रहते हैं और उनकी भावनाएं, उनके हित जुड़े होते हैं। भविष्य में कटक जैसी घटनाओं से बचने के लिए इस संतुलन पर सोचना और इस पर काम करना हम सब के लिए, समाज के लिए भी और प्रशासन के लिए भी बहुत अहम होगा।